हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ा था, ठीक है। तो उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ेंगे दैट इज कोआगुलेशन और फ्लोकुलेशन। अभी इन दोनों टर्म्स को तुम एक जैसे देखो, क्या डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस, उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर तुम्हें कहीं भी कोआगुलेशन लिखा है या फ्लोकुलेशन लिखा है, तुम्हें सेम मेथड से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले लायोफोबिक और लायोफिलिक के बीच में अगर एक डिफरेंस बोला जाए चार्ज, तो चार्ज का अगर मान लो तुमसे डिफरेंस बोले, तो हमने पढ़ा कि लायोफोबिक कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव होंगे। और लायोफिलिक कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। जैसे तुम्हें अमीनो एसिड्स का एक वो पढ़ाया, अमीनो एसिड्स क्या था, प्रोटीन से अमीनो एसिड, ये क्या थे तुम्हारे, लायोफिलिक थे, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्ट। और उस केस में पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था, और जो तुम्हारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है उस पर जाके वो न्यूट्रल भी हो सकता था। लेकिन लायोफोबिक या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, न्यूट्रल नहीं हो सकते। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तो इसी बेसिस पे आगे बढ़ते हुए अगर तुमसे एक पॉइंट बोला जाए, स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स, सबसे पहली चीज तुमसे ये बताओ, लायोफिलिक कोलाइड्स की स्टेबिलिटी की। तो अच्छा, सबसे पहली बात, लायोफिलिक और लायोफोबिक में ज्यादा स्टेबल कौन था? तो लायोफिलिक और लायोफोबिक में ज्यादा स्टेबल कौन था? लायोफिलिक। क्यों ज्यादा स्टेबल था? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएन, ठीक है। लायोफोबिक कोलॉइड्स कम स्टेबल है, लेकिन थोड़े बहुत स्टेबल है। और ये क्यों स्टेबल हो रहे हैं, ये इसका रीजन क्या आता है, ठीक है। लायोफिलिक का रीजन क्या है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएन। लायोफोबिक का रीजन क्या है, ध्यान दो कि जैसे मान लो मैंने AS2S3 का कोलॉइड लिया, तो AS2S3 के ऊपर तुम्हारा नेगेटिव चार्ज क्या होता है? ये नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है, मतलब इसके ऊपर S2 माइनस आयंस एड्सॉर्ब होते हैं। ऐसे ही एक दूसरा पार्टिकल होगा AS2S3 का, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आयंस तुम्हारे क्या होंगे, एड्सॉर्ब होंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब एक चीज बताओ, अनस्टेबल होना मतलब क्या? अगर देखो, कोलॉइडल डायमेंशन और सस्पेंशन में अंतर क्या है कि कोलॉइडल डायमेंशन 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, और जो सस्पेंशन है या प्रेसिपिटेट है वो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा। 1000 नैनोमीटर से ज्यादा कैसे बन सकता है? कि अगर ये दो पार्टिकल्स एग्रीगेट कर जाए, कंबाइन कर जाए, कोलॉइडल पार्टिकल्स आपस में ज्वाइन होने लगे, तो ज्वाइन होंगे तो उनका साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो वो सस्पेंशन में जा सकते हैं। लेकिन अगर ये ज्वाइन होने के लिए आएंगे आपस में, तो इनके ऊपर देखो, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, मतलब लाइक चार्जेस है। तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे इसलिए आपस में इन दोनों को एग्रीगेट नहीं होने देंगे। तो इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है कि लायोफोबिक कोलॉइड्स, लायोफोबिक कोलॉइड्स क्या है कि ड्यू टू चार्जेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स, these colloids do not aggregate together, ये आपस में एग्रीगेट नहीं करते हैं, hence they do not precipitate, ठीक है। तो अब पूरे ये वाला अलग से लिख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद लिखना फर्स्ट पॉइंट, लायोफिलिक कोलॉइड्स, लायोफिलिक कोलॉइड्स are more stable than lyophobic colloids. Lyophilic colloids are more stable than lyophobic colloids. Next point, lyophilic colloids are stable. Lyophilic colloids are stable due to strong forces of interactions between DP and DM. Lyophilic colloids are stable due to strong forces of interaction between DP and DM. Next point, lyophobic colloids are stable. Lyophobic colloids are stable due to charges present on them. Due to charges present on them. Due to like charges present on them. Due to like charges present on them, which prohibits the DP particles, which prohibits the DP particles to aggregate together, to aggregate together and convert to suspension.
एंड कन्वर्ट टू सस्पेंशन। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? अच्छा एक क्वेश्चन इसमें देख लो, अगर तुमसे बोला जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कोलॉइड कैन बी न्यूट्रल, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए ऊपर वाले के बेसिस पे, ए ऑप्शन दे रखा है AS2S3, बी ऑप्शन दे रखा है स्टार्च, मोर देन वन चॉइस है, सी ऑप्शन दे रखा है FeOH होल थ्राइस, डी ऑप्शन दे रखा है प्रोटीन्स, बताओ भाई। तो न्यूट्रल कौन से हो सकते हैं तुम्हारे? लायोफिलिक न्यूट्रल कौन से हो सकते हैं तुम्हारे? लायोफिलिक। और लायोफिलिक मैंने कैसे बताया था, जो ये ऑर्गेनिक वाले हैं उनको कैसे कंसिडर करोगे लायोफिलिक? तो ये बताओ, ये लायोफोबिक या लायोफिलिक? फोबिक नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो तुम्हें क्या देखना है कि उसमें लायोफिलिक कोलॉइड्स को सर्च करना है। क्लियर है, आया समझ में? अब आते हैं कोआगुलेशन में। अब आते हैं जो हमारा टॉपिक है कोआगुलेशन। तो हमने क्या बोला, स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स क्या था कि ये तुम्हारा सॉल है, इसके ऊपर जो चार्जेस हैं इनकी वजह से क्या आती है? स्टेबिलिटी आती है। इन चार्जेस की वजह से जो डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स वो आपस में अग्रीगेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं। ठीक है, अगर मैं किसी भी मेथड से इन चार्जेस को रिमूव कर दूं, अगर मैंने किसी भी मेथड से इन चार्जेस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो अब तो कोई रिपल्शन नहीं लगेगा, और रिपल्शन नहीं लगेगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनका साइज बड़ा हो जाएगा, और साइज बड़ा हो जाएगा तो मतलब ये क्या कर गया, प्रेसिपिटेट। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोआगुलेशन। कोआगुलेशन क्या है? कोआगुलेशन इज द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग कोलॉइडल सॉल्यूशंस टू प्रेसिपिटेट या सस्पेंशंस, कोलॉइडल सॉल्यूशंस टू प्रेसिपिटेट और सस्पेंशंस बाय रिमूविंग द चार्जेस प्रेजेंट ऑन। क्लियर है, तो लिख लो, कोआगुलेशन is the process of converting colloidal particles into precipitate ब्रैकेट में सस्पेंशन by removing the charges present on them, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ कोआगुलेशन। तो इसमें सबसे पहले आता है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान दो, लेट मान लो ये तुम्हारा सोल्यूशन है, ये तुम्हारा एक सोल्यूशन है जिसमें डीएम और ये डीपी पार्टिकल्स है, मैं नेगेटिवली चार्ज ले रहा हूँ, ये तुम्हारे डीपी है। ठीक है, डीपी पार्टिकल्स है, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है। ठीक है, आया समझ में? अब मैंने इसमें क्या किया है कि इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, जैसे मान लो मैंने ऐड कर दिया KCl ऐड कर दिया। अब KCl जब ऐड करोगे तो इसमें क्या होगा, ये K+ है, Cl-, तो जो काउंटर आयंस है, काउंटर आयंस मतलब देखो दो केस, चलो मैं यहाँ पॉजिटिव का भी ले रहा हूँ, तो पॉजिटिव का ले रहा हूँ, तो ये मैंने ले लिया, ये डीवीएम है, ये तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब तुम्हारी डीपी पे जो लेयर है, एडसॉर्ब लेयर, दैट इज पॉजिटिव। फिर से मैंने इसमें KCl ऐड किया, तो इसमें K+ और Cl- आएंगे, तो क्या होगा, काउंटर आयंस। अब काउंटर आयंस का मतलब क्या है, देखो अगर नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है तो उसके काउंटर मतलब पॉजिटिव आयन, और अगर पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है तो उसके काउंटर मतलब नेगेटिव आयन।
तो ये अब जो काउंटर आयंस हैं ये इस डीपी पे जो एड्सॉर्ब्ड नेगेटिव आयंस की लेयर है इसके साथ कंबाइन कर जाएंगे, और कंबाइन कर जाएंगे तो इन चार्जेस को जैसे K प्लस नेगेटिव के साथ कंबाइन करके रिमूव कर दिया, सिमिलरली Cl माइनस ने पॉजिटिव वाले के साथ कंबाइन किया और उसको रिमूव कर दिया। और अगर इन आयंस को रिमूव कर दिया तो अब देखो जो फैक्टर इनकी स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड था, ये जो फैक्टर इनको प्रेसिपिटेट नहीं करने दे रहा था वो खत्म हो गया। वो खत्म हो गया, ये आपस में क्या कर जाएंगे, कोagulate कर जाएंगे। आया समझ में? ठीक है, तो अब इसमें लिखो when an electrolyte is added, when an electrolyte is added into a colloidal solution, into a colloidal solution, the counter ions, the counter ions of electrolyte bracket में ions opposite in charge to charge of colloid, ions opposite in charge to charge of colloid bracket close, combine with the ions, combine with the ions adsorbed on the surface of colloid, adsorbed on the surface of colloid, and remove them, and remove them, and remove them, full stop. Now the dp particles aggregate together, now the dp particles aggregate together and coagulate, now the dp particles aggregate together and coagulate। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट लिख लेना। पॉइंट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड है अगर, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड को कोagulate करेगा, कोagulated बाय नेगेटिव आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड है, इसको कौन कोagulate करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आयन। और जो नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड है इसको कौन कोagulate करेगा, कोagulated बाय पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? अब ध्यान दो, एक और पॉइंट ये लिख लो, फिर इसके बाद एक और पॉइंट। अब एक चीज ध्यान दो, पेप्टाइजेशन याद करो। पेप्टाइजेशन क्या था, पेप्टाइजेशन में हम लोग क्या कर रहे थे कि एक प्रेसिपिटेट को, एक प्रेसिपिटेट में हम लोगों ने क्या डाला, इलेक्ट्रोलाइट डाला, प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट डाला, और फिर उस इलेक्ट्रोलाइट डालने की वजह से, जैसे FeCl3 डाल रहे थे कंटेनिंग कॉमन आयंस, वो भी तो इलेक्ट्रोलाइट था, वो इसको क्या कर दे रहा था, एड्सॉर्ब हो रहे थे आयंस, एड्सॉर्ब हो रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा था, ब्रेक हो जा रहा था। तो पेप्टाइजेशन क्या था, पेप्टाइजेशन अगर तुम ध्यान दो, पेप्टाइजेशन का मतलब क्या था, प्रेसिपिटेट को कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यही तो था, प्रेसिपिटेट टू कोलॉइडल ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और अब तुमने पढ़ा कोagulation, कोagulation इसका क्या है, कोलॉइडल को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो दोनों में ऐसा कैसे, इलेक्ट्रोलाइट दोनों काम कैसे कर दे रहा? तो ध्यान दो, वहां मैंने जब लिखवाया था तो मैंने वहां एक चीज लिखाई थी, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वो इसलिए लिखवाया था कि जब स्मॉल अमाउंट में होगा तो उसके आयंस इतने ही होंगे कि वो देखो, अगर मान लो इसमें तुमने FeCl3 ऐड किया था तो इस पे कौन से आयंस एड्सॉर्ब हो रहे थे, Fe3 प्लस, Fe3 प्लस, Fe3 प्लस, Fe3 प्लस। और जो नेगेटिव आयंस थे Cl माइनस, वो किसके साथ सेम फेज में थे, Dm के साथ, वो हाइड्रेटेड फॉर्म में थे, Dm के साथ सेम फेज में। तो अगर वो Dm के साथ सेम फेज में है तो मतलब वो ट्रू सॉल्यूशन, वो वाटर से घिरा हुआ रहेगा। देखो Cl माइनस अगर मान लो Dm के साथ सेम फेज में है तो वाटर से घिरा हुआ रहेगा।
लेकिन कब तक वाटर से घिरा रहेगा? जब इसके पास सफिशिएंट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसको घेरने के लिए। अगर मैंने कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ा दिया, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ा दिया मतलब नेगेटिव आयंस की भरमार हो गई, बहुत ज्यादा आयंस हो गए, तो अब वाटर मॉलिक्यूल सफिशिएंट नहीं रहेंगे कि सारे आयंस को घेर सकें। तब क्या करेंगे? कुछ नेगेटिव आयंस जाके इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करने लगेंगे? रिमूव। इसीलिए मैंने वहां एक टर्म लिखवाया था स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसको कहा था बाद में। तो अगर तुम इलेक्ट्रोलाइट को बहुत कम अमाउंट में रहते हो तो पेप्टाइजेशन होगा, मतलब प्रेसिपिटेट तो कोलॉइडल होगा। लेकिन अगर तुम बढ़ाते गए इलेक्ट्रोलाइट, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो एक समय आएगा जब वो कोलॉइडल को वापस किसमें करने लगेगा? प्रेसिपिटेट। समझ में आया? तो ये पॉइंट लिखो, पहले 2 पॉइंट लिखना है, पेप्टाइजेशन और कोआगुलेशन लिख लेना। इसका मतलब क्या है? ये स्मॉल अमाउंट भी लिख लेना सर, ठीक है? ये स्मॉल अमाउंट नहीं है, ये नीचे वाले में स्मॉल अमाउंट नहीं है, ऑन एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो अब ध्यान दो, ये लिखने के बाद देखो, ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन वी हैव स्टडीड, ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन वी हैव स्टडीड दैट precipitate is converted into precipitate is converted into colloidal solution by addition of small amount of electrolyte, by addition of small amount of electrolyte. Next point, let us consider example of FeOH full thrice. Let us consider an example of FeOH full thrice. On addition of FeCl3, on addition of FeCl3, on addition of small amount of FeCl3, on addition of small amount of FeCl3, Fe3 plus ions gets adsorbed, Fe3 plus ions gets adsorbed on the surface of colloid, gets adsorbed on the surface of colloid, and precipitates breaks down to attain colloidal, and precipitates breaks down to attain colloidal, precipitates break down to attain colloidal। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दिया है, मेन पेप्टाइजेशन में तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका है, ठीक है? क्यों ब्रेक किया वो सारी चीजें बात की। नहीं, फुल स्टॉप। The negative ions, the negative Cl minus ions, the negative Cl minus ions remain in same phase with the Dm, remain in same phase with the Dm। ठीक है, full stop। When the concentration of electrolyte is increased, when the concentration of electrolyte is increased, when the concentration of electrolyte is increased, the water molecules become insufficient to hydrate the negative ions. The water molecules become insufficient to hydrate the negative ions. Full stop. Now, the negative ions combine with the Fe3 plus ions adsorbed on colloidal solution. Now, negative ions combine with the Fe3 plus ions adsorbed on colloidal solution and coagulate क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट में पेप्टाइजेशन और वेरी लार्ज अमाउंट अगर तुम बढ़ा दोगे तो वापस को क्या कर देगा? कोagulate। ठीक है, तो अब इसी में एक तुम्हारा आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, हार्डी, या सबसे पहले इसमें देखो कोagulating पावर, कोagulating पावर। तो कोagulating पावर की सबसे पहले डेफिनेशन लिखो। Coagulating power of an electrolyte, coagulating power of an electrolyte is defined as the, sorry, coagulating power नहीं, coagulating power नहीं लिखो, coagulating value, coagulation value, coagulation value। सबसे पहले लिखो coagulation value, coagulation value और flocculation value अभी बता देंगे, दोनों में अंतर बता देंगे। ठीक है, कोagulation वैल्यू और फ्लोकुलेशन वैल्यू। ठीक है, तो लिखो कोagulation value of an electrolyte is defined as the
coagulation value of an electrolyte is defined as the minimum concentration of electrolyte, the minimum concentration of electrolyte required to coagulate, 1 liter of a colloidal solution, 1 liter of colloidal solution. ठीक है, आया समझ में? तो कोआगुलेशन वैल्यू का जो तुम्हारा फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? कोआगुलेशन वैल्यू इज इक्वल्स टू कोआगुलेशन वैल्यू और फ्लोकुलेशन वैल्यू दोनों के लिए अभी के लिए सेम देखोगे, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। एक चीज ध्यान रखना, ये है तो देखो इन जनरली क्या डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ देखो यहाँ हम लोग मोल्स नहीं, ऊपर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नहीं, इट इज रिप्रेजेंटेड इन मिली मोल्स पर लीटर, दिस इज रिप्रेजेंटेड इन मिली मोल्स पर लीटर। तो ध्यान रखना हमेशा तुम जो मोल्स निकालोगे मोल्स नहीं रखोगे, उसके क्या रखोगे, मिली मोल्स। ठीक है, तो जैसे एक दो क्वेश्चन कर लो, लिखो 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, 58.5 grams of NaCl is required to coagulate 500 ml of 500 ml of AS2S3 sol, 500 ml of AS2S3 sol. Find the coagulation value, ठीक है, तो देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, coagulation value is equals to number of millimoles upon वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो अगर मैं बोलूं वॉल्यूम कितना है 500 ml मतलब 0.5 लीटर, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितने आएंगे 58.5 डिवाइडेड बाय 58.5 मतलब 1। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने आ जाएंगे तुम्हारे 1 इंटू, तो क्या आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय, मतलब क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, डायरेक्टली बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट ध्यान दो, हटा दो। नेक्स्ट चीज अगर तुमसे बोली जाए, एक टर्म आता है कोआगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोआगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कोआगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को अगर मैं लिखूं तो इसके नाम में देखो, कोआगुलेटिंग पावर मतलब पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू कोआगुलेट, इलेक्ट्रोलाइट कितना ज्यादा कोआगुलेट कर, इलेक्ट्रोलाइट कर क्या रहा है, कोआगुलेट कर रहा है, तो कोआगुलेटिंग पावर मतलब उसकी कितनी ज्यादा पावर है टू कोआगुलेट, कितनी ज्यादा टेंडेंसी टू कोआगुलेट। ठीक है, तो बताओ कोआगुलेटिंग पावर और कोआगुलेटिंग वैल्यू में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल? तो एक बार ध्यान दो, कोआगुलेटिंग वैल्यू हम लोगों ने क्या बोला, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, कोलोइडल सोल्यूशन इन लीटर्स। तो एक चीज ध्यान दो, एक बार कोआगुलेटिंग पावर वैल्यू मान ली मैंने 100, एक बार कोआगुलेटिंग वैल्यू मान ली मैंने 200, तो मैं इसको लिख सकता हूं 100 वाले को, कि 100 वाले को अगर मैं वर्ड्स में लिखूं तो मैं क्या बोलूंगा, 100 मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कोआगुलेट 1 लीटर ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन। इसको लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 200 मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट required to coagulate 1 liter of colloidal solution। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा? तो एक चीज ध्यान दो, दोनों में जो 1 लीटर कोलोइडल सोल्यूशन है, कोलोइडल सोल्यूशन का तो वॉल्यूम सेम है,
इस केस में 100 मिलीमोल्स रिक्वायर हो रहा है, इस केस में 200 मिलीमोल्स रिक्वायर हो रहा है। ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड हो रहा है, ज्यादा नंबर ऑफ मिलीमोल्स रिक्वायर हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट जल्दी कोऑगुलेट नहीं करा पा रहा है। अगर जल्दी करा देगा तो कम में ही करा देगा, जल्दी कोऑगुलेट कराएगा तो वॉल्यूम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन तो सेम है। अगर ज्यादा पावर होती तो वो कम मिलीमोल्स में रिक्वायर कर देता। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मैं कोऑगुलेटिंग पावर बोलूं, कोऑगुलेटिंग पावर तो किसकी ज्यादा होगी, पहले वाले की। जब कोऑगुलेशन वैल्यू 100 है तो मैं क्या बोल सकता हूं, कोऑगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोऑगुलेशन। जितना कोऑगुलेशन वैल्यू बढ़ेगा उतना कोऑगुलेटिंग पावर क्या हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। लिख लो, ये एग्जांपल भी लिख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट, ठीक है। अब डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आ जाएगा। देखो क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे आ जाएगा, अगर तुमसे बोला जाए कि बोलेगा 3 इलेक्ट्रोलाइट है, क्वेश्चन है फॉर द कोऑगुलेशन ऑफ AS2S3 सॉल्व या 1 लीटर ऑफ AS2S3 सॉल्व, सॉल्व 3 इलेक्ट्रोलाइट्स ABC, कोऑगुलेटिंग वैल्यू क्या है 100, 200, 500। फाइंड कोऑगुलेटिंग पावर, फाइंड कोऑगुलेटिंग पावर। कोऑगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी आएगी, A की, फिर B की, फिर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोऑगुलेटिंग वैल्यू जितनी बढ़ेगी कोऑगुलेटिंग पावर उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है तुम्हारा, अच्छा आपको कोऑगुलेशन और फ्लोकुलेशन में तुम्हारा अंतर देख लेते हैं, तो ठीक है। ये सिर्फ अंतर अलग से ध्यान रखना है, लेकिन कहीं भी दोनों टर्म आएंगे तो उनको तुम्हें एक जैसा ही देखना है, सारे क्वेश्चन एक तरह, जहां जैसे कोऑगुलेशन में करोगे वैसे फ्लोकुलेशन। तो कोऑगुलेशन डिफाइंड कब होता है, इज डिफाइंड फॉर लार्ज कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब तुम्हारी बहुत ही लार्ज कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे तो तुम्हारा क्या डिफाइंड होता है, कोऑगुलेशन। और फ्लोकुलेशन क्या डिफाइंड होता है, डिफाइंड फॉर स्मॉल कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जब शुरुआत में जब बहुत ही कम कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो तो क्या डिफाइंड होता है, कोऑगुलेशन। कोऑगुलेशन इज इरिवर्सिबल, मतलब बहुत ही ज्यादा कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गई तो अब तुम इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि अगर तुमने, देखो कोऑगुलेशन का मतलब क्या, कोऑगुलेशन का मतलब कोलाइडल टू प्रेसिपिटेट चेंज करना। तो इन इसमें भी कोलाइडल टू प्रेसिपिटेट चेंज हो रहा है। तो अगर स्मॉल कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैंने वो इलेक्ट्रोलाइट जो थोड़ा थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट था उसको किसी वजह से रिमूव कर दिया या सोल्यूशन का डीएम ज्यादा डाल दिया तो उसकी वजह से अब ये वापस प्रेसिपिटेट से कोलाइडल में चेंज हो सकता है। लेकिन जब कोऑगुलेशन हो जाएगा उसके बाद तुम कुछ भी करो वापस प्रेसिपिटेट से कोलाइडल में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कोऑगुलेशन इज इरिवर्सिबल व्हाइल फ्लोकुलेशन इज रिवर्सिबल। लेकिन ये जो चीजें अलग से ध्यान रखना, कभी नहीं पूछी जाती है। कोऑगुलेशन फ्लोकुलेशन, कोऑगुलेशन वैल्यू की जगह फ्लोकुलेशन वैल्यू हमेशा सेम तरीके सारी चीजें अटेम्प्ट करनी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आता है, हार्डी स्कूल्स रूल, ठीक है। तो इसके सबसे पहले रूल का लिख लो, हार्डी स्कूल्स रूल स्टेट्स दैट, हार्डी स्कूल्स रूल स्टेट्स दैट the coagulating power of an electrolyte, the coagulating power of an electrolyte is directly proportional to, is directly proportional to the valency of the coagulating ion, is directly proportional to valency of the coagulating ion। ये पढ़ लिया, अब इसके अध्याय देखो। अगर तुमसे बोला जाए
पहली चीज ध्यान दो, जैसे मान लो तुमसे एग्जांपल ले लिया मैंने, AS2S3 सॉल्व है। AS2S3 सॉल्व का मतलब नेगेटिवली चार्ज। दूसरा एग्जांपल लो, FeOH होल थ्राइस है, इसका मतलब है पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है? मैंने कोऑगुलेट कराया। अच्छा ये बताओ सबसे पहले, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड है तो उसको कोऑगुलेट कौन करेगा? कोऑगुलेटेड बाय पॉजिटिव आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है तो उसको कौन कोऑगुलेट करेगा? कोऑगुलेटेड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो अब चीज ध्यान दो, तीन ले लिए मैंने, KCl, Na2SO4 नहीं, और Na2SO4 के बाद आ गया तुम्हारा मान लो K3FeCN6। ठीक है, ये ले लो। तीनों इसमें ली थी, या तो इसमें कैटायन भी चेंज कर दो। ये ऐसा काम करो, यहाँ करो CaCl2 Na2SO4 और AlFeCN6। ठीक है, क्लियर है? आया समझ में? तीनों इसमें ले लो, CaCl2 भी इसमें ले लिया, Na2SO4 भी इसमें ले लिया, और AlFeCN6 भी इसमें ले लिया। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, ये नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है तो इसमें कोऑगुलेट सबसे पहले बताओ कौन कराएगा? पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन देखो, इसमें Ca2 प्लस, इसमें Na प्लस, इसमें Al3 प्लस। इसमें ध्यान दो, अब ये पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है, इसको कोऑगुलेट कौन करेगा? नेगेटिव आयन, मतलब Cl माइनस, SO4 2 माइनस, FeCN6 3 माइनस। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो हार्डी-स्कूल्स रूल क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट की जो कोऑगुलेटिंग पावर है वो किस पे डिपेंड करती है? जो आयन की वैलेंसी। मतलब इस केस में अगर तुम देखोगे तो कोऑगुलेटिंग, पहले बात वैलेंसी अगर कंपेयर किया जाए तो वैलेंसी तुम्हारी क्या आएगी? सबसे ज्यादा Al3 प्लस की आएगी, फिर Ca2 प्लस की आएगी, फिर Na प्लस की आएगी। तो अगर ये है तो कोऑगुलेटिंग पावर का ऑर्डर क्या आ जाएगा? कोऑगुलेटिंग पावर का ऑर्डर क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा किसका आएगा? AlFeCN6, फिर किसका आएगा? तुम्हारा CaCl2, फिर किसका आएगा तुम्हारा? सिमिलरली अगर यहां देखा जाए तो यहां तुम्हारा वैलेंसी कौन सी चेक करनी है? यहां में कौन सी वैलेंसी चेक करनी है? नेगेटिव वैलेंसी। तो नेगेटिव वैलेंसी चेक की तो बताओ सबसे ज्यादा किसकी आएगी? FeCN6, फिर SO4 2 माइनस, फिर Cl माइनस। तो कोऑगुलेटिंग पावर का ऑर्डर क्या आएगा सबसे ज्यादा? तुम्हारा AlFeCN6, फिर Na2SO4, और सबसे कम किसका आएगा? CaCl। अच्छा इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन, घुमा के बोल दे कोऑगुलेशन वैल्यू को ऑर्डर बताओ। तो कोऑगुलेशन वैल्यू हमने अभी पढ़ा कुछ देर पहले, कोऑगुलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोऑगुलेटिंग पावर। तो अगर कोऑगुलेटिंग पावर का ये ऑर्डर आ रहा है तो कोऑगुलेशन वैल्यू को ऑर्डर क्या आ जाएगा? जस्ट क्या आ जाएगा? रिवर्स आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यही तुम्हारा क्या होता है हार्डी लोग, 4 मार्क्स का एकदम गिफ्ट वाला क्वेश्चन आता है तुम्हारे लिए, और बहुत यही बहुत आसानी से पूछ देता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लिख लो। नेक्स्ट तुम्हारा अदर मेथड्स ऑफ कोऑगुलेशन। ठीक है, तो अब देखो हमने एक मेथड तुम्हारा स्टडी किया बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। कोऑगुलेशन का मतलब क्या था? कोऑगुलेशन का सिंपल मतलब ये है कि तुम्हारा लायोफोबिक कोलॉइड से चार्ज वाली जो लेयर है, चार्ज रिमूव कर देना। चार्ज रिमूव कर दोगे, और चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल क्या थे? स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स की। अगर तुम चार्ज रिमूव कर दोगे तो वो तुम्हारे चार्ज हट जाएंगे, आपस में एग्रीगेट कर जाएंगे, और क्या कर जाएंगे? प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। दैट वाज कोऑगुलेशन। तो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब सेकंड मेथड आता है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैं इसको समझाता जा रहा हूं, तुम्हें सिर्फ नाम लिख लेना है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोगों ने एक यूट्यूब लिया, इसमें तुम्हारा एक लायोफोबिक कोलॉइड लिया, मान लो S2S3 ले लिया।
तो H2S3 जब लिया उसको बैटरी से लगा दिया, तो बैटरी से लगाएंगे तो क्या बोला था कि ये तुम्हारे डीपी पार्टिकल्स इस केस में पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एक्यूमुलेट हो जाने का मतलब ही क्या है, एग्रीगेट हो गए, और एग्रीगेट हो गया मतलब ये किसमें कन्वर्ट हो गए, प्रेसिपिटेट में। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। नेक्स्ट, बाय मिक्सिंग ऑफ अपोजिटली चार्ज सॉल्ट। जैसे मान लो मैंने क्या किया, ये H2S3 सॉल्ट था, ये तुम्हारा H2S3 है, ये तुम्हारा FeOH बोलता है इसे, ये कौन सा है नेगेटिव, ये कौन सा है पॉजिटिव, इन दोनों को मिक्स कर दिया। दोनों को मिक्स कर दिया तो देखो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और न्यूट्रलाइज कर देंगे तो इसको क्या कर देंगे, प्रेसिपिटेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, बाय बॉइलिंग। बाय बॉइलिंग, अब इसका मतलब क्या है ध्यान दो, जैसे सल्फर सॉल्ट या AgI का सॉल्ट है, AgI, हम लोगों ने क्या बोला कि AgI नेगेटिवली चार्ज, मान लो I माइनस की लेयर है, ठीक है, वो तुम्हारी Ag प्लस की भी हो सकती है, I माइनस मैंने मान लिया I माइनस। अब इसको बॉइल करोगे तो देखो जो तुम्हारी डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स है इनकी एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो अब ये क्या करेंगे, जो डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल्स है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके साथ ज्यादा कोलिजन्स होगा, और ज्यादा कोलिजन्स होने की वजह से अब ये क्या करेगा, वाटर वाटर क्या करेगा, इन चार्जेस को अपने साथ हाइड्रेट करके क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ कोलिजन्स, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, द डिस्पर्शन मीडियम मॉलिक्यूल्स रिमूव द चार्ज प्रेजेंट ऑन द डिस्पर्स्ड फेज, और चार्ज रिमूव हो गया तो फाइनली वही बात हो गई, क्या हो जाएंगे, फॉर्म। एक ये टर्म आता है परसिस्टेंट डायलिसिस, ये अभी रुक जाओ, ये हम लोग डायलिसिस पढ़ेंगे अभी प्यूरिफिकेशन में, उसके बाद हम लोग ये टर्म एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैं इसका तुम्हें एक स्नैपशॉट दे दे रहा हूँ, उससे चाहे तो तुम 2-3 लाइन सर उसमें लिख सकते हो, ठीक है, आया समझ में। तो ये तुम्हारा था कोagulation और फ्लोकुलेशन। जो पॉइंट आता है दैट इज कोagulation ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स। तो सबसे पहले लायोफिलिक सॉल्ट्स की अगर बात की जाए तो लायोफिलिक सॉल्ट्स की जो मेन स्टेबिलिटी का रीजन हम लोगों ने बताया, वो क्या बताया, लायोफिलिक सॉल्ट्स जो होते हैं दैट आर स्टेबल टू हाई इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, इनमें चार्जेस होते हैं लेकिन वो बहुत ही कम होते हैं, तो इनका मेन स्टेबिलिटी का रीजन तो चार्जेस का प्रेजेंस नहीं है, इनका मेन स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, ड्यू टू हायर इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, ठीक है। तो जब लायोफोबिक कोकोलाइट्स को तुम्हें कोगुलेट करना था तो हमने सिंपल क्या बोला कि चार्जेस को रिमूव करो, चार्जेस को रिमूव करो तो अग्रीगेट कर जाएंगे। क्यों अग्रीगेट कर जाएंगे, क्योंकि डीपी एंड डीएम के बीच में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बहुत कम है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है, इसमें तुम देखो चार्जेस बहुत थोड़े हैं भी तो बहुत थोड़े हैं, अगर तुमने उनको रिमूव भी कर दिया तो अब भी एक फैक्टर है कि डीपी एंड डीएम के बीच में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा, तो अब भी वो डीपी और डीपी डीपी पार्टिकल्स को, जैसे इसमें क्या है कि जो डीपी है वो तुम्हारा डीएम से बहुत ही हेविली हाइड्रेटेड है, तो हेविली हाइड्रेटेड है तो क्या तुम्हारे दो डीपी मॉलिक्यूल्स जल्दी आपस में कंबाइन हो सकते हैं, नहीं हो सकते। देखो इन दो, ये जो तुम्हारे दो रेड वाले हैं, ये वाले, इन दो पार्टिकल्स को कंबाइन करने के लिए इन वाटर मॉलिक्यूल्स का हाइड्रेशन तुम्हें रिमूव करना पड़ेगा। इसीलिए क्या बोला जाता है कि कोagulation ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ऐसा नहीं बोलना नहीं होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर तुम्हें कराना है तो इसके लिए सर्टेन वेरी डिफिकल्ट मेथड्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट लिखो इसमें, इन लायोफिलिक सॉल्ट्स, in lyophilic salts the stability is due to, in lyophilic salts the stability is due to very high interactions between dp and dm, very high interactions between dp and dm, full stop. They possess very less charge, they possess very less charge, and even if the charges are removed, and even if the charges are removed, still the dispersed particles are heavily hydrated,
till the dispersed particles are heavily hydrated or solvated by DM. Hence they do not aggregate. आया समझ में? Full stop. It is difficult to coagulate. It is very difficult to coagulate lyophilic salts. ठीक है? अब अगर इनका तुम्हें कोagulation कराना है तो क्या करना होता है? या तो बाय एडिशन ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर तुम डालो तब जाके क्या होंगे, कोagulate करेंगे। तो तुम्हारे लायोफोबिक सॉल्ट्स हैं वो तुम्हारे जनरली स्मॉल अमाउंट्स में ही कोagulate होना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में हमारा लायोफिलिक सॉल्ट्स के लिए बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और दूसरा आता है बाय एडिशन ऑफ सूटेबल सॉल्वेंट। अब इसका मतलब समझो, अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लो तुम्हारा एक लायोफिलिक कोलॉइड है, इसको वाटर मॉलिक्यूल्स ने हेविली हाइड्रेट कर रखा है, अब इसमें मैंने क्या डाल दिया, ऊपर से क्या डाल दिया, C2H5OH डाल दिया। इसमें मैंने ऊपर से क्या डाल दिया, C2H5OH डाल दिया। अब है क्या कि ये जो डीएम पार्टिकल्स है इनका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन C2H5OH के साथ डीपी से ज्यादा है। C2H5OH के साथ जो डीपी से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इससे ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये C2H5OH के साथ बना है। तो अगर ऐसा होगा तो अब क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो किसके साथ बाइंड होना शुरू हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो कौन से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसके साथ बाइंड होना शुरू होंगे, और इसके साथ बाइंड होना शुरू होंगे तो इसको क्या छोड़ देंगे, अकेला, और अकेला छूट गया तो अब डीपी पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेट होके क्या हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया तो लिख लो, coagulation of lyophilic salts can be brought down by first point by addition of very large amount of electrolyte, second part by addition of suitable solvent, for example addition of ethanol in a lyophilic salt, full stop. Forces of interaction between C2H5OH and water are more, hence the water molecules start binding to C2H5OH, leaving the dp particles alone, and they aggregate together and coagulate, ठीक है, लिख लो।